हेलो A2 बिजनेस स्टूडेंट्स। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी रिगार्डिंग सिलेबस चेंजेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि वी आर अनक्लियर व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग पास पेपर्स। उनको नहीं समझ आ रही थी कि ये टॉपिक A2 से AS में आ गया है या AS से A2 में आ गया है। जो स्टूडेंट्स कंपोजिट कर रहे थे इट वाज ओके, लेकिन जिनका कंपोजिट नहीं था, जो प्रीवियस AS 2022 को क्वालिफाइड थे, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सो आई डिसाइडेड कि सबसे पहले मुझे आपकी चेंजेस पे ओवरव्यू करना चाहिए कि क्या मेजर चेंजेस आए हैं। लेट्स स्टार्ट। चेंजेस बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। इसमें एक चेंज तो ये है कि कुछ टॉपिक AS में शिफ्ट हो गए हैं। प्रीवियसली दीज वर इन A2। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो AS में आ गए हैं, बिल्कुल न्यू टॉपिक्स हैं, उसका भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे आज। कुछ टॉपिक्स हैं जो A2 में शिफ्ट हो गए हैं फ्रॉम AS, एंड फ्यू आर न्यू टॉपिक्स इन A2। तो हम इसको ज़रा शॉर्टली बस इसका स्नैपशॉट देखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल करना बहुत हार्ड है। कम टू द फर्स्ट कैटेगरी, टॉपिक शिफ्टेड टू AS फ्रॉम A2। पहला कंटेंट है डिफरेंस बिटवीन लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल एंड मल्टी नेशनल बिजनेसेस। इनमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत सिंपल है। लोकल बिजनेस जो होता है वो लोकल लेवल पे ऑपरेट होता है, नेशनल बिजनेस विद इन कंट्री ऑपरेट होता है, इंटरनेशनल बिजनेस एक मेन ऑफिस से इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल करता है, एंड मल्टी नेशनल वुड बी हैविंग डिफरेंट फैक्ट्रीज इन द डिफरेंट कंट्रीज़। इनका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो करेंसी डिफरेंस भी हो सकता है, वो लीगल डिफरेंसेस भी हो सकता है, एनीथिंग कुड कम। देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ थ्रू मर्जर एंड टेक ओवर। ये कंटेंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ये आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में आ सकता है, क्योंकि स्ट्रेटजी इज़ लाइक एक्सटर्नल ग्रोथ, और आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए एक्सटर्नल ग्रोथ की डिफरेंट टाइप्स। वन इज़ हॉरिजेंटल ग्रोथ। हॉरिजेंटल ग्रोथ क्या होती है? हॉरिजेंटल ग्रोथ मीन्स जब दो बिजनेस एक सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे मर्ज हो जाते हैं, जैसे एक कार मैन्युफैक्चरर दूसरे कार मैन्युफैक्चरर को टेक ओवर करता है, डेट वुड बी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। सेकंड इज वर्टिकल। वर्टिकल वुड बी हैविंग टू टाइप्स, वर्टिकल फॉरवर्ड एंड वर्टिकल बैकवर्ड। जब आप अपनी नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, डेट वुड बी वर्टिकल फॉरवर्ड। जैसे कोई फिल्म प्रोड्यूसर सिनेमा को टेक ओवर कर लेगा, और इसी तरह अगर सिनेमा कोई फिल्म प्रोड्यूसर को टेक ओवर कर लेगा, डेट वुड बी बैकवर्ड वर्टिकल। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, ये क्या होता है? जब आप एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को बहुत ही डिफरेंट स्टेज पे या बहुत ही डिफरेंट नेचर के बिज़नेस को टेक ओवर करता है, डैट वुड बी डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरर कोई बैंक को टेक ओवर करता है। देन फ्रेंडली मर्जर एंड हॉस्टाइल मर्जर। इसमें इस तरह होता है कि जब भी आप कोई कंपनी टेक ओवर करते हो, देयर वुड बी टू मेजर पार्टीज इन्वॉल्व इन दैट मर्जर। एक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। फ्रेंडली मर्जर वो होगी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स बोथ वुड बी एग्री ऑन दिस मर्जर। और अनफ्रेंडली मर्जर वो होगी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री नहीं होते, बट शेयर होल्डर्स से बाइंग पार्टी जो होती है डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनको प्रीमियम के ऊपर शेयर बाय कर लेती है, जैसे अभी ट्विटर के साथ हुआ। आफ्टर दिस थर्ड कंटेंट है इम्पैक्ट ऑफ मर्जर ऑन स्टेक होल्डर्स। ये भी बहुत सिंपल सा कंटेंट है कि कोई भी मर्जर होता है उसका किसी भी स्टेक होल्डर पे क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है या वर्टिकल ग्रोथ है। वाई मर्जर में नॉट अचीव ऑब्जेक्टिव्स। मर्जर अपने ऑब्जेक्टिव क्यों अचीव नहीं करता? देयर कुड बी फ्यू रीजंस, जैसे बहुत ज़्यादा आपका कल्चर क्लैश आया है, या आपने बहुत ज़्यादा पेमेंट पे कर दी है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या डिफरेंस होता है। जॉइंट वेंचर होता है जब दो बिजनेस आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक नया वेंचर स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये एक इंटरनेशनल बिजनेस और लोकल बिजनेस की आपस में मर्जिंग होती है। और स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है कि कोई भी आप एक्शन प्लान पे दो बिजनेस आपस में कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, लाइक जैसे कोई सप्लायर है वो एक एक्शन प्लान डेवलप करेगा विद अनदर बिजनेस कि आपकी गुड्स को सप्लाई मैं दूंगा। इट इज़ लाइक स्ट्रेटेजिक अलायंस। कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्क फोर्स, ये भी आपका ES में चला गया, बिकॉज दिस वाज वेरी सिंपल कि कोऑपरेशन का क्या फ़ायदा होता है दोनों पार्टीज़ को, एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर को। सो सिंपल है कि इसमें कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है और आपकी कंपनी में दोनों में एक वर्किंग इन्वायरमेंट बेटर हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ ट्रेड यूनियन। यस, ट्रेड यूनियन भी प्रीवियसली AS में था, अब सारा उसमें A2 में से AS में शिफ्ट हो गया है। ट्रेड यूनियन इज़ ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स जो आपस में यूनियन बना के कंपनी के म्यूचुअल राइट्स में अपने प्रोटेक्शन करते हैं। और इसके भी क्या बेनिफिट होते हैं? इसमें एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहते हैं और बेटर वे में परफॉर्मेंस शो करते हैं। आफ्टर दिस बोस्टन मैट्रिक्स।
बोस्टन मैट्रिक्स भी एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस है, इसकी आपको डिटेल नेट पे भी मिल सकती है। बोस्टन मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हम प्रोडक्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैश काउज, डॉग्स, वो 4 कैटेगरीज आप नेट पे देख लीजिएगा। बट डेफिनेटली दिस विल नॉट कम इन A2 मोस्ट प्रॉबली, तो इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये भी एएस में चला गया है कि एक बिजनेस अपनी कैपेसिटी का कितने % प्रोड्यूस कर रहा है। इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग अंडर और मैक्सिमम कैपेसिटी, एक बिजनेस ज़्यादा कैपेसिटी पे काम करेगा तो कम कैपेसिटी पे काम करेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये भी आप इग्नोर कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग इज़ कॉमन कि व्हेन ए बिजनेस असाइन इट्स वन एक्टिविटी टू द अनदर कंपनी। डिफरेंस बिटवीन फुल कॉस्टिंग एंड कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग, ये भी आपका एएस में चला गया है। फुल कॉस्टिंग में आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करके प्रोडक्ट कॉस्ट बनाते हैं। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में यू जस्ट ऐड वेरिएबल कॉस्ट इन मेकिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर इन दोनों के यूजेस हैं, दोनों के, फुल कॉस्टिंग के भी और कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग के भी। तो फुल कॉस्टिंग जो होती है बेसिकली वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन में यूज़ होती है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। लेकिन जो नेक्स्ट कॉस्टिंग है कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग, ये एक शॉर्ट टर्म्स में यूज़ होती है। डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन जो होता है वो जस्ट रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। कंट्रीब्यूशन के अंदर इनफैक्ट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका प्रॉफिट आता है। और कंट्रीब्यूशन को हम यूँ भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इज द सम ऑफ प्रॉफिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। लिमिटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, एक तो ये बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में यूज़ होती है, एंड सेकंड इज़ के इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इंटरनेशनली। मींस आप इस मेथड को यूज़ करके प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिचुएशन इन विच कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग वुड बी और वुड नॉट बी यूज्ड, इसमें भी सिंपली कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, और लॉन्ग टर्म में डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन यूज़ हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पजेज, एवरेज, मार्जिनल, टोटल कॉस्ट। ये सारा कंटेंट आप एएस में शिफ्ट हो गया, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इसको प्रोग्रेशन नहीं देनी, अपना बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना नहीं है, आपने बस इसको लाइट से लेके चलना है। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होती है एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट इज़ द फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आपको कोई न्यूमेरिकल डाटा दे सकते हैं जिसमें आप इन कॉस्ट को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करेंगे। हाउ कॉस्ट कैन बी यूज फॉर प्राइसिंग डिसीजन, तो डिफरेंट टाइप्स की प्राइसिंग डिसीजन अगर आपने करने हैं तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन उसके लिए भी यूज़ होती है, कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाउ कॉस्ट कैन बी यूज टू मॉनिटर इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, ये भी आई डोंट थिंक सो यू कैन इग्नोर दिस। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग एज ए मीन्स टू हेल्प स्पेशल ऑर्डर, ये भी आप इग्नोर कर दें। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बजट्स, बजट्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द रिसोर्सेज। आप डिफरेंट टाइप्स के बजट्स बनाते हैं, लाइक सेल्स बजट बनता है, प्रोडक्शन बजट बनता है। बजट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, बजट्स आपको एक रिसोर्सेज प्लानिंग में हेल्प करता है, आपको एक टारगेट साइनिंग में हेल्प करता है, आप अपने एम्प्लॉयज़ के टारगेट सेट कर सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो। बट ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, बजट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बजट में चेंजेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बजट्स को आप एक्सटर्नल फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकता है। मीनिंग एंड यूज़ ऑफ इंक्रीमेंटल बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड ज़ीरो बजट, ये भी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जनरली मैं आपको बता दूं कि इंक्रीमेंटल बजट वो होता है जो प्रीवियस ईयर्स को देख के बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल बजट वो होता है व्हेन योर एक्चुअल आउटपुट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बजटेड आउटपुट। मींस आपने 1000 यूनिट बजट बनाया था कि हम इतने यूनिट बनाएंगे और ये कॉस्ट आएगी, बट इफ़ योर एक्चुअल कॉस्ट इज़ डिफरेंट तो फिर हम ये फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। और ज़ीरो बजट में आपकी जो बेस बचती है वो ज़ीरो होती है। मींस वट एवर यू हैव अर्न, वट एवर यू हैव स्पेंडिंग, आपका जो कह लें नेट इफेक्ट होगा डैट वुड बी ज़ीरो। मीनिंग ऑफ एडवर्स वेरिएंस एंड फेवरेबल वेरिएंस, ये भी आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है जब आपकी बजटेड फिगर और एक्चुअल फिगर का जो डिफरेंस होता है डैट वुड बी वेरिएंस। और वेरिएंस कुड बी फेवरेबल और एडवर्स। ये कैसे निकालते हैं कि अगर आपकी फेवर में प्रॉफिटेबिलिटी पे वो इफेक्ट कर रहा हो, प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा हो तो डैट वेरिएंस इज फेवरेबल, और अगर प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा हो डैट वुड बी एडवर्स। तो ये भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि वेरिएंस क्या होता है। बट आई डोंट थिंक सो कि A2 के पेपर में वेरिएंस आप पूछेगा, बट प्रीवियसली बहुत सारे पेपर्स में आपको वेरिएंस की चीज़ें मिलेंगी। कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस ये हम कर चुके हैं। उसके अलावा दिस इज़ द न्यू AS टॉपिक्स, ये वो टॉपिक हैं जो बिल्कुल AS में अब फर्स्ट टाइम आए हैं, जो प्रीवियसली A2 में भी नहीं थे। अभी मैंने पहले आपसे वो टॉपिक डिस्कस किए जो आपके A2 से शिफ्ट हुए हैं, अब ये वो टॉपिक हैं जो AS में न्यू ऐड हुए हैं। कौन कौन से,
क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, नीड फॉर सक्सेस। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर वो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको बिजनेस फ्रीडम देता है टू डू द डिसीजन, टू मेक न्यू इन्वेंशन, जो बिजनेस में चेंजेस लाते हैं, इन्वेंशन लाते हैं। दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स। और इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? डेफिनेटली क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो। आफ्टर दिस रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है बेसिकली दे फाइंड अ गैप इन द मार्केट, दे डू रिसर्च इन द मार्केट। तो वो डिफरेंट वे से सोसाइटी को, बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द ऑनगोइंग सक्सेस ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस कैसे सक्सेसफुल हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप से? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ जब बिजनेस में बेटर पार्टिसिपेशन करेंगे, अपनी इनोवेशन लेके आएंगे, तो आपका बिजनेस सक्सेस में जा सकता है। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में बैरियर क्या होते हैं? क्यों लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते? लैक ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, और थ्रेट ऑफ एंट्री, मतलब लोग डरते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने में। बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क होता है कि यू आर अनक्लियर व्हाट कुड बी हैपन, मतलब एनीथिंग कुड बी हैपन, जो बिजनेस रिस्क में होता है। और रिस्क इज़ लाइक थ्रेट फॉर द बिजनेस, फॉर द एनी फ्यूचर सर्कमस्टांसेस। और अनसर्टेनिटी मीन्स के अब आप इसको सोचते हैं कि कुछ भी हो सकता है, अनसर्टन है, मतलब इट कुड बी गुड फॉर यू, इट कुड बी बैड फॉर यू। देन बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान इज डॉक्यूमेंट दैट शोज द बिजनेस एम्स, गोल्स ऑफ द बिजनेस, इसके बेनिफिट्स, लिमिटेशन अब एस में आ गए हैं। एंड देर इज सम की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, मतलब बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बिजनेस प्लान में यूजली आप क्या लिखते हो? बिजनेस प्लान में आपका मार्केटिंग रिसर्च आता है। बिजनेस प्लान में बिजनेस ऑब्जेक्टिव आते हैं। बिजनेस प्लान के अंदर आपके फाइनेंशियल डिटेल्स आती हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट विल कम इन द बिजनेस प्लान। उसके बाद आपके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं। बिजनेस प्लान के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं? बिजनेस प्लान में आप बेटर अपने रिसोर्सेज को प्लान कर सकते हो, बट बिजनेस प्लान में वही बात है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एक्सटर्नल फैक्टर इसको मिसलीड कर सकता है। क्वाटरनरी सेक्टर, ये आपका नया जो एएस में टॉपिक आया। प्रीवियसली यू हैव डन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लेकिन क्वाटरनरी सेक्टर भी उसमें ऐड हुआ है। क्वाटरनरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो बेसिकली बिजनेसेस के अंदर नॉलेज बेस्ड सेक्टर को कहते हैं, एजुकेशन बेस्ड सेक्टर को कहते हैं। जैसे आपकी एजुकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज हैं, दिस इज क्वाटरनरी सेक्टर। आफ्टर दिस स्मार्ट, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ये प्रीवियसली वैसे थोड़ा बहुत था, बट इट वाज नॉट मेंशन इन द सिलेबस। जो भी आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव रखेगा वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल होने चाहिए। देन मैनेजमेंट स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसिस फेयर, पैटर्नलिस्टिक। प्रीवियसली सिलेबस में ये स्टाइल थे लीडरशिप स्टाइल, लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है उसने इसको मैनेजमेंट स्टाइल बना दिया। रोल ऑफ मैनेजर्स, फ्योल की थ्योरी है अब आपके सिलेबस में, न्यू एएस में। फ्योल की थ्योरी क्या कहती है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या काम करेगी। POLCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। इसके बारे में थोड़ा सा आपको आना चाहिए, प्लानिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेशन क्या है। देन एम्स ऑफ CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका एम क्या होता है, ये भी आपका न्यू कंटेंट है कि कस्टमर से अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करना। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, मीन्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। डायनामिक प्राइसिंग मेथड, पहले आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था थोड़ा सा, और ये डायनामिक, ये नया ऐड हुआ है। डायनामिक मीन्स कि व्हेन यू चेंज द प्राइस बेस्ड ऑन द डिमांड, बेस्ड ऑन द मार्केट सिचुएशन, किसी भी चीज़ के ऊपर आप प्राइसेस मेथड को बार बार चेंज करते रहते हो, दैट इज़ डायनामिक। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी अब आपकी एस में आ गया है, अभी बल्कि रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था सस्टेनेबिलिटी, जो आज P2 का पेपर हुआ है। सस्टेनेबिलिटी कहते हैं कि यूज़ द रिसोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल, मतलब वो रिसोर्सेज जो फ्यूचर जनरेशन में नॉन रिन्यूएबल हैं उसको आप सेव करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के यूज़ हो में आ सकें। इससे बिज़नेस को क्या फ़ायदा होता है? बिज़नेस की डेफिनेटली इमेज इंप्रूव होता है, ब्रांड इमेज बनता है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स होता है बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द सोर्स एंड देन ब्रिंग इट टू द बिजनेस एंड देन प्रोवाइड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे फिनिश गुड्स बनाता है और फिनिश गुड्स दे ब्रिंग टू द मार्केट। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उतना डिलीवरी टाइम आपका लेस होगा, कस्टमर आपको जल्दी चीज़ पहुंचा देगा कस्टमर को। सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो बट डिपेंड्स, रिटेल बिजनेस का सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, जैसे दराज है उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिफरेंट होगा। फिर JIC, जस्ट इन केस, जस्ट इन टाइम प्रीवियस सिलेबस में था, इसमें जस्ट इन केस भी डाल दिया उसने। जस्ट इन केस में ये होता है कि आप थोड़ी सी इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हो फॉर द फ्यूचर पर्पस, मतलब किसी पर्पस के लिए आप फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हो। कोई सडन ऑर्डर आ जाता है तो डैट इज़ नोन जस्ट इन केस। फिर पर्पस ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप अब आपका एस में आ गया है, क्योंकि पहले लीडरशिप थ्योरीज वगैरह था, लीडरशिप क्या होता है
इसकी भी डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि लीडरशिप इज़ लाइक showing direction to the workers to achieve objectives. Now these are the topics shifted to A2 from AS. मतलब ये टॉपिक प्रीवियस जो अब आप लोग एग्जाम प्रीवियसली जिन्होंने 2022 में जून में AS क्वालिफाई किया था वही ये लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं. अब ये टॉपिक आपका A2 में शिफ्ट हो गया. इसमें क्या चीज़ है? लीडरशिप रोल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, वो आपके सब A2 में आ गए हैं. सेम डायरेक्टर्स, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर्स, लीडर का क्या क्या रोल होता है ये भी आपका A2 में आ गया है. क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर ये भी आप पढ़ चुके हैं. गोलमैन्स की 4 कॉम्पिटेंसीज, इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी आपका AS-A2 में आ गया है. कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी आप पहले AS में पढ़ते थे, अब ये A2 में आ गया है. फैक्टर्स डेट डिटरमिन द लोकेशन एंड रीलोकेशन ये भी आपने AS में पढ़ा था. फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस द स्केल ऑफ ए बिजनेस, ये बिजनेस कितनी मैक्सिमम आउटपुट बना सकता है, कौन से फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं. Causes and examples of internal and external economies of scale and diseconomies of scale. The link between economies and diseconomies of scale and unit cost. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टॉपिक शिफ्टेड टू A2 फ्रॉम AS. ये वही टॉपिक है, इसकी आगे कंटिन्यूटी है. नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू वॉल्यूम, डिलीवरी टाइम एंड स्पेसिफिकेशन. कि आपकी जो प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप अपनी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को बना सकें. प्रोसेस इनोवेशन ये भी आपका A2 में शिफ्ट हो गया है कि यूज़ ऑफ लेटेस्ट मेथड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे आपका ट्रैकिंग सिस्टम इन द डिलीवरी कंपनीज और आपके डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी इज़ लाइक प्रोसेस इनोवेशन. उसके बाद है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. ये पहले आपका AS में था. प्रॉफिट और लॉस क्या होती है? लाइक इनकम स्टेटमेंट के डिफरेंट कंटेंट सब आपको आइडिया होना चाहिए. रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्सेशन, प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, ये सब मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया, यू कैन रीड फ्रॉम देयर. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दिस इज अनदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसमें आप क्या पढ़ते हो? नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़. इसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर रेशियोज़ बेस करेंगे. अगर आपको ये आएगा तो आप रेशियोज़ बहुत अच्छा कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दिस इज अनदर दीज फ्यू टॉपिक्स. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी ये भी पहले AS में था. करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, मेथड ऑफ इंप्रूविंग लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड मेथड ऑफ इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब आप टॉपिक AS में पहले पढ़ चुके हैं. नाउ दीज आर इन A2. These are the new topics that have been in A2 now. Advantages and disadvantages of nationalization, ये आपको पता होना चाहिए. प्राइवेटाइजेशन प्रीवियसली था, अब उन्होंने नेशनलाइजेशन ऐड कर दिया कि जब आपकी स्टेट अपने बिजनेस प्राइवेट लोगों को बेचती है डैट वुड बी प्राइवेटाइजेशन, और जब प्राइवेट बिजनेस गवर्नमेंट बाय करती है डैट वुड बी नेशनलाइजेशन. तो नेशनलाइजेशन का भी आपको रीजनिंग आनी चाहिए. इम्पैक्ट ऑफ कंपटीटर्स एंड सप्लायर्स ऑन बिजनेस एंड बिजनेस डिसीजन, कि आपका जो कंपटीशन में कंपटीटर्स है और सप्लायर्स है इसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. बहुत सिंपल है, अगर आपका सप्लायर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर यू कैन नॉट स्विच योर सप्लायर्स, और इसी तरह अगर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट एट ए लो प्राइस. हाउ अ बिजनेस एंड इट्स स्टेक होल्डर्स में यूज़ इन्वायरमेंटल ऑडिट. अब इन्वायरमेंटल ऑडिट इज़ न्यू थिंग. इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होता है कि व्हाट यू हैव डन फॉर द इन्वायरमेंट, योर CSR. देन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, ये प्रीवियसली ये भी मेंशन नहीं था, अब आपके नए सिलेबस में आ गया. ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले यूज़ करते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. ये इसमें मैं अभी आपको प्रीवियसली कंप्लीट लेक्चर थोड़े थोड़े बना रहा हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें इसको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. सिनेरियो प्लानिंग भी आपका आ गया. उसके बाद की लीडरशिप थ्योरीज, कि लीडर बनता कैसे है, हाउ ए लीडर इज़ डेवलप्ड इन ए बिजनेस. इसमें डिफरेंट ट्रेड थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है, कॉन्टीजेंसी, पावर इन्फ्लुएंस थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल. तो ये थ्योरीज भी हैं, ये भी आपको इस पर नेट पे डिटेल मिल जाएगी. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा. देयर आर मैनी कॉन्टेंट्स दैट आई नीड टू डिस्कस. गिग इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें आपका लेबर डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा हो, मींस लेबर में पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे गिग इकोनॉमी होती है. फिर चेंजिंग रोल ऑफ IT एंड AI इन HRM, चेंजिंग रोल ऑफ IT एंड AI इन मार्केटिंग. AI इज़ द न्यू कंटेंट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने बल्कि देखा होगा GPT चैट, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप प्रीवियसली अपनी प्रोग्रामिंग को मशीन में सेट करते हैं और वो डिफरेंट टाइप से बिजनेसेस को हेल्प करती है. अब मार्केटिंग तो खैर बहुत सिंपल है कि इफ़ यू वांट टू एडवर्टाइज, इफ़ यू वांट टू मेक एनी एडवर्टाइजमेंट, यू जस्ट आस्क फ्रॉम द कंप्यूटर, यू जस्ट आस्क फ्रॉम द मशीन्स दैट यू वांट टू मेक सच ऐड, और वो फ़ौरन इफेक्टिवली आपको बता देंगे कि किस टाइप का ऐड आपको चाहिए और आपको उसके अकॉर्डिंगली
दे मेक सम स्केचेस और इस टाइप का, मतलब बहुत सारी एआई की वेबसाइट्स हैं जो इस चीज़ पे काम करती हैं। इस तरह एचआरएम के लिए भी बहुत इजी हो गया है फॉर द फाइंडिंग ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग। एआई आपको बताती है कि कितने लोग इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एआई इज़ वेरी सूटेबल। देन द रीज़न फॉर इम्पैक्ट ऑफ ऑफ शोरिंग एंड रीशोरिंग। ऑफ शोरिंग होती है कि व्हेन यू आर सेलेक्टिंग सच कंट्री जहाँ से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करें टू सेव द कॉस्ट, और रीशोरिंग मीन्स कि व्हेन यू ब्रिंग योर बिजनेस बैक टू योर कंट्री। इसमें मैं खैर आपको डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह वेरी सून आई अपलोड ऑन माई चैनल। देन रोल ऑफ आईटी एंड एआई इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन में क्या रोल होता है? प्रोडक्शन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एआई का। मीन्स मशीन्स आपको गाइड करती हैं कि हाउ यू कैन प्रोड्यूस दिस, हाउ मच रॉ मटेरियल यू नीड इट। तो ये सारा ऑपरेशन मैनेजमेंट में होता है। आफ्टर दिस साइमल्टेनियसली इंजीनियरिंग, सेल प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पे मैं आपको इंशाल्लाह वेरी सून आई विल डिलीवर लेक्चर्स ऑन दीज थिंग्स। डिफिकल्टी ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल्स, these are all new contents that has been added in A2. So inshallah very soon after this slide I am going to update all the lectures very soon. आप just memorize करें कि what are the new topics that has been added in A2 and what are the topics that has been shifted from AS to A2. ये आप इसकी list बना सकते हैं. The topics that I have noted with the whole syllabus, previously I compared with the previous syllabus and the new syllabus, then I made this video. Hopefully it will help you a lot. This is very new content कि how to make business strategy और ये ratios कैसे use होती हैं. Very soon inshallah I will deliver lectures on all these contents. Thank you. Hopefully you like this, and if you have any